पोते ने अपने स्वार्थी माता पिता को सिखाया सबक। मैं इंडिया जा रहा हूँ डैड। मुझे कंपनी 2 महीने के लिए इंडिया भेज रही है। मैं पहली बार इंडिया जा रहा हूँ। कोई ना कोई रिश्तेदार तो होंगे ही आपके वहाँ। आपको आना है तो आप भी आ सकते हैं, नहीं आना है तो मत आए। 26 साल के ऋषभ ने अपने पापा से सामान की पैकिंग करते हुए उत्सुकता पूर्वक कहा, बेटा तुम जा सकते हो, मैं नहीं आना चाहता और इतनी बार तो बताया है कि वहाँ हमारा कोई भी रिश्तेदार नहीं है। ऋषभ के डैड ने कमरे में जाते हुए निराश होकर कहा, ठीक है डैड, मैं जा रहा हूँ। ऋषभ अपनी मॉम, डैड और अपने छोटे भाई जय के साथ अमेरिका में रहता था। ऋषभ के डैड मयंक अमेरिका में बहुत बड़े डॉक्टर हैं। आज ऋषभ इंडिया जाने की तैयारी में था। उसने अपने डैड से ही पूछा, लेकिन उन्होंने इंडिया आने से साफ इनकार कर दिया। ऋषभ इंडिया के लिए निकल पड़ता है। जैसे ही ऋषभ एयरपोर्ट पर उतरता है, इंडिया की जमीन पर पैर रखते ही ऋषभ को बहुत अच्छा महसूस होता है। उसकी कंपनी की गाड़ी उसे लेने के लिए आ जाती है। उसमें बैठकर ऋषभ अपने होटल के लिए निकल पड़ता है। होटल में पहुंचकर ऋषभ नहा धोकर फ्रेश हो जाता है और खाने के लिए कुछ ऑर्डर करता है। खाना खाने के बाद ऋषभ सो जाता है और अगले दिन ऋषभ कंपनी के काम से निकल पड़ता है। उसे एक गांव में कंपनी के लिए एक जमीन देकर आनी थी। उसकी कंपनी वहां एक फैक्ट्री लगाने वाली थी। कंपनी का एक एजेंट ऋषभ से आकर मिलता है और उसे अपने साथ उसी गांव में लेकर जाता है। एजेंट का नाम विनोद होता है। विनोद स्वभाव से काफी अच्छा लड़का होता है, इसलिए ऋषभ की विनोद से दोस्ती हो जाती है। ऋषभ को जिस गांव में जमीन देकर आनी थी वे विनोद का ही गांव होता है। जब ऋषभ गांव में पहुंचता है तो मिट्टी की सोंधी सोंधी महक, खूबसूरत फूलों वाली हरियाली, कोयल की कूक, रंग बिरंगी तितलियां, पानी से भरी चलती हुई नदियां, हरे भरे खेत खलियान, इस सब ने ऋषभ के मन को मोह लिया। ऋषभ ने गांव पहली बार देखा था। ऋषभ अपनी ही धुन में मस्त गांव का सफर कर रहा था। उसे ये सब देखकर बहुत अच्छा लग रहा था। वह मनी मन फूले नहीं समा रहा था और वह अपने डेड को याद करता रहा और सोचता रहा कि इसी भारत में मेरे पिता ने जन्म लिया है। ये मिट्टी हमारी भी है। भारत माता से तो मेरा पुराना नाता है। गांव पहुंचा तो दूर से देखा गांव में पंचायत चल रही थी और पंचायत में जो व्यक्ति बोल रहे थे ऋषभ उन्हें देखता रह गया। लंबा कद काठी, बड़ी बड़ी मूछें, सर पर पगड़ी, बड़ी बड़ी लाल आंखें जिनमें गुस्सा भरा हुआ था। ऋषभ विनोद से पूछता है कि ये कौन है। विनोद कहता है, ये मेरे दादाजी हैं। सत्यदेव जी विनोद से पूछते हैं, क्या बात है बेटा विनोद, ये कौन है और किससे मिलना है इनको? तुम इस गांव के तो नहीं लगते, कहाँ से आए हो? विनोद अपने दादाजी से कहता है, दादाजी ये मेरी कंपनी के इंजीनियर हैं, अमेरिका से आए हैं। इस गांव में हमारी कंपनी को एक फैक्ट्री लगानी है और यहाँ फैक्ट्री के लिए जमीन देखने आए हैं। दादाजी कहते हैं, बहुत अच्छी बात है बेटा, जाओ इन्हें जमीन दिखाकर ले आओ। ठीक है दादाजी, ये कहकर दोनों जमीन देखने के लिए निकल पड़ते हैं। कुछ देर बाद विनोद, ऋषभ दोनों जमीन देखकर वापस आ जाते हैं। विनोद ऋषभ को अपने घर ले जाता है। ऋषभ जब घर पहुंचता है तो उसे वहां एक बूढ़ी औरत मूढ़े पर बैठी हुई दिखाई देती है। ऋषभ विनोद से पूछता है, विनोद ये अम्मा कौन है? विनोद कहता है, ये मेरी दादी माँ है, इनका नाम मालती देवी है। ऋषभ विनोद की दादी को ध्यान से देखता है, एक उदास और मायूस से चेहरे वाली, जिनकी आंखों में कोई चमक नहीं है। चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ है, बाल सफेद हो गए हैं, कहीं कहीं से काले दिखाई देते हैं। सादी सी कॉटन की साड़ी पहने, पैरों में सादे से चप्पल पहने दादी बहुत खामोशी से मोड़े पर बैठी हुई है। विनोद ऋषभ को दादी के पास लेकर जाता है। दादी विनोद से पूछती है, बेटा ये कौन है? तो विनोद दादी को सारी बात बता देता है। विनोद दादी से कहता है, दादी ये अमेरिका में रहते हैं और ये पहली बार इंडिया आए हैं। ऋषभ दादी माँ के पैर छूता है तो दादी माँ उसे आशीर्वाद देती हैं। दादी माँ ऋषभ को गौर से देखती हैं। दादी ऋषभ को अपने पास बैठा लेती हैं और उससे बातें करने लगती हैं। ऋषभ को भी दादी माँ से बातें करके बहुत अच्छा लग रहा था। तभी विनोद के दादाजी भी वहां आ जाते हैं
और वह भी ऋषभ से बहुत सारी बातें करने लगते हैं। दादी माँ ऋषभ के लिए खाने का इंतजाम करने के लिए अंदर चली जाती हैं और ऋषभ के लिए विनोद की माँ के साथ मिलकर बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। ऋषभ ने इंडिया में आकर अभी तक किसी के घर का खाना नहीं खाया था। जब वे दादी माँ के हाथ का बना खाना खाता है तो हैरान रह जाता है। इतना अच्छा खाना उसने अपनी पूरी लाइफ में नहीं खाया था। दादी माँ उसे बहुत प्यार से खाना खिलाती हैं। ऋषभ खाना खाकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। विनोद के दादाजी और दादी जी ऋषभ को बहुत ज्यादा अच्छे लगते हैं। उसका तो मन ही नहीं कर रहा था वहां से जाने का। जब विनोद देखता है कि ऋषभ का मन यहाँ बहुत ज्यादा लग रहा है तो वो ऋषभ को वहीं रोक लेता है। ऋषभ वहीं रुक जाता है। ऋषभ के दादा दादी नहीं थे और कोई रिश्तेदार भी नहीं था। तुम्हें विनोद के दादा दादी को देखकर बहुत एहसास करता है। वह सोचता है कि काश मेरे भी दादा दादी जी होते। कितना लकी है विनोद जो उसके सर पर दादा दादी जी का साया है। तभी उसके सर पर दादी माँ हाथ रखती हैं और कहती हैं, बेटा क्या सोच रहे हो? दादी माँ का हाथ अपने हाथों में लेता है और कहता है कि दादी माँ, मैं तो बहुत बदनसीब हूँ। ना मेरे पास दादा है ना दादी है। विनोद कितना खुश नसीब है। भगवान ने उसे दादाजी और दादी जी का प्यार दिया है। दादी माँ प्यार से कहती हैं, बेटा तुम चिंता क्यों कर रहे हो? जैसे हम विनोद के दादा दादी हैं वैसे ही तुम्हारे भी हैं। जैसा विनोद है हमारे लिए वैसे ही तुम हो। आज के बाद ऐसा मत सोचना। दादी माँ की बात सुनकर ऋषभ बहुत खुश हो जाता है। ऋषभ बहुत कम समय में दादी माँ के साथ घुल मिल गया था। वह दिन भर काम करता और रात में दौड़ा दौड़ा सत्यदेव जी के यहाँ जाता। सत्यदेव जी उसे अपने गांव की सारी बातें बताते थे। एक दिन सत्यदेव जी ऋषभ को अपने गांव की बातें बता रहे थे। दादी माँ भी वहीं बैठी हुई थी। ऋषभ भी सत्यदेव जी की बातें बड़ी गौर से सुन रहा था और उनसे कई सवाल भी कर रहा था। सत्यदेव जी उसके सभी सवालों के जवाब दे रहे थे। दादाजी अपने बेटे की बात कर रहे थे कि नितिन जब छोटा था तो अपने कपड़े फाड़ लेता था गुस्से में। तो दादी माँ के मुंह से निकल जाता है कि हाँ, और मयंक तो गुस्से में जमीन पर लेट जाता था। इतना सुनना था कि सत्यदेव जी भड़क उठे। गुस्से से उनकी आंखें लाल हो गई। शेर की तरह दहाड़ने लगे और कहने लगे कि मैंने कई बार बोला है उसका नाम मत लिया करो इस घर में। तुम फिर भी नहीं मानती हो। आज के बाद इस घर में कभी भी मैं उसका नाम ना सुन लो। और बाहर चले जाते हैं। ऋषभ चौंक जाता है। इधर दादी माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। वह दादी माँ के आंसू साफ करता है और कहता है, दादाजी मयंक नाम सुनकर इतना भड़क क्यों गए थे? कौन है ये मयंक? दादी माँ खड़ी होती हैं और एक पुराने से बक्से में घुसती हैं और एक फोटो एल्बम निकाल कर लाती हैं। और जैसे ही ऋषभ के सामने एल्बम खोल कर रखती हैं वह हैरान रह जाता है। उसके होश उड़ जाते हैं। उसे बहुत बड़ा झटका लगता है। वह दादी माँ से पूछता है, दादी माँ ये कौन है? दादी माँ उसे बताती हैं, बेटा ये बाकी सबको तो तुम जानते ही हो, यहाँ सबसे मिल चुके हो, लेकिन ये जो फोटो में मेरी बराबर में खड़ा है ये है मेरा बड़ा बेटा मयंक। ऋषभ पर बिजलियां टूट पड़ती हैं। दिल जोर जोर से धड़कता रहता है। 4-5 मिनट बाद होश आता है तो दादी की तरफ देखता है। दादी अपने बेटे मयंक को देखे जा रही थी और रोई जा रही थी। ऋषभ गौर से दादी को देखता रहता है। उसके मन में हजारों सवालों ने एक साथ जन्म ले लिया था। उसके सवाल उसे रह रह कर तड़पा रहे थे। उसकी आंखों में खुद ब खुद नमी आ गई थी। दादी माँ को बस देखे जा रहा था और सोच में डूब गया था। ये मेरा परिवार है, मेरे दादा दादी हैं, मैं इनका पोता हूँ, इस परिवार का हिस्सा हूँ। मैं भी तो यही सोच रहा था कि मुझे इन लोगों से इतना जुड़ाव क्यों महसूस हो रहा है, मगर ये ना जानता था ये खून का जुड़ाव है, मैं इनका खून हूँ। लेकिन मेरे मॉम डैड ने तो हमेशा मुझसे यही बोला कि इंडिया में हमारा कोई अपना नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। मुझसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला मेरे मॉम डैड ने? क्यों छुपाया मुझसे ये सब? क्यों खुद को और मुझे लावारिस बना डाला? जबकि यहाँ इंडिया के गांव में हमारा भरा पूरा परिवार है, आखिर क्यों? ऋषभ को ये सब सवाल खाए जा रहे थे। दादी माँ ऋषभ को फोटोज दिखाने में व्यस्त थी और ऋषभ अपनी ही दुनिया में खोए जा रहा था। ये सब सवाल उसके हृदय में तीर की तरह वार कर रहे थे। उसका चेहरा पसीने से तर हो गया था। उसकी आंखों में कई सवालों के साथ गुस्सा भी था।
तभी दादी माँ ऋषभ की तरफ देखती है, कहती है, बेटा तुम किस बात को लेकर परेशान हो, क्या हुआ? अपने दादाजी की बात का बुरा मत मानना बेटा, ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं, तुम मत घबराओ बेटा। ऋषभ सवालों में डूबा हुआ अपने पिता की फोटो को देख रहा था। ऋषभ ने दादी माँ से सवाल किए, दादी माँ, आपके बेटे मयंक के साथ क्या हुआ था? कहाँ है वो इस वक्त? आपके बेटे होने के बावजूद वो आपके साथ क्यों नहीं रहते हैं? दादाजी ने ऐसा क्यों बोला कि उसका नाम मत लेना मेरे सामने? दादी माँ कहती है, बेटा इतने सारे सवाल एक साथ, इतने सवालों के जवाब एक साथ में कैसे दूं? मैं तुम्हें बताती हूँ, तुम्हारे दादाजी ने मयंक को लेकर ऐसा क्यों बोला है। दादी माँ ये कहकर ऋषभ को अपने अतीत की दुनिया में ले जाती है। बेटा, तुम्हारे दादाजी सत्यदेव जी इस गांव के सरपंच के बेटे हैं। सत्यदेव जी उसूलों के पक्के व्यक्ति हैं, बहुत गुस्से वाले हैं, लेकिन अंदर से एक बच्चे के समान हैं। प्रेम के पुजारी हैं तुम्हारे दादाजी। हर किसी इंसान को अत्यधिक प्रेम करते हैं, उस पर अपना पूरा प्यार न्योछावर कर देते हैं। अपने माता पिता से, अपने गांव वालों से, मुझसे, अपने बच्चों से जी जान से प्यार करते हैं। जो भी उनसे मिलता बस उन्हीं का होकर रह जाता। पूरा गांव उनका सम्मान करता है। उनका हर एक फैसला अटल होता है। सब उनके फैसले का सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी ही औलाद ने उनके फैसले का तिरस्कार किया। हमारे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। एक दिन गांव के एक गरीब व्यक्ति की पत्नी की इसलिए मृत्यु हो गई क्योंकि बाहर दूर शहर में अस्पताल है और उसे बच्चा होने वाला था। इतने उसे शहर लेकर पहुंचे, वो औरत मर चुकी थी। बच्चा भी पेट में ही मर चुका था। सत्यदेव जी ने उसे बचाने की पूरी कोशिश की, मगर नाकाम रहे। उस हादसे ने इनके हृदय को तोड़ डाला। उन्होंने फैसला किया कि अपने बेटे मयंक को डॉक्टर बनाएंगे और वो इसी गांव में अस्पताल खोलेगा। मयंक 5 वर्ष का था। सत्यदेव जी ने उसे अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाया लिखाया। दिन रात मयंक के डॉक्टर बनने के और इस गांव में अस्पताल खुलने का सपना संजोते रहे। एक दिन वो आ ही गया जब उनका सपना पूरा हो गया। मयंक डॉक्टर बन गया। सत्यदेव जी ने अस्पताल के लिए जमीन भी खरीद रखी थी और वहां बैठकर अस्पताल का सपना देखते रहते थे कि मेरे बेटे का यहाँ कैबिन बनेगा, यहाँ वार्ड बनेगा, यहाँ ऑपरेशन थिएटर बनेगा। गांव के हर एक व्यक्ति को अपना सपना दिखाते रहते थे। मगर एक दिन मयंक अपनी मर्जी से शादी करके अपनी पत्नी के साथ घर आया और कहने लगा, मैं अमेरिका जा रहा हूँ। यह सुनकर हम चौंक गए, हमारी आंखें खुली रह गई। सत्यदेव जी की आंखें अंगारे की तरह दहकने लगी। सत्यदेव जी ने कहा, क्या कहा, फिर से बोलना। मयंक बोला, पिताजी मैं कल सुबह अमेरिका जा रहा हूँ। अपनी पत्नी के साथ मैंने शादी कर ली है और मेरी पत्नी भी अमेरिका ही जाना चाहती है। मैं यहाँ गायें भैंसे गोबर गरीब लोगों के बीच अपनी जिंदगी खराब नहीं करना चाहता। यहाँ गांव में अस्पताल खोलकर क्या गाय भैंसों का इलाज करूंगा? मेरे बच्चे यहाँ रहकर क्या बनेंगे? सरपंच, किसान, गाय भैंसों के तबेले वाले? मैं नहीं कर सकता पिताजी, मेरा फ्यूचर यहाँ ब्राइट नहीं हो सकता। यह सुनकर सत्यदेव जी ने मयंक पर हाथ उठा दिया। मयंक की पत्नी बोली, पिताजी आपको कोई हक नहीं बनता मेरे पति पर हाथ उठाने का। सत्यदेव जी ने कहा, जहां जाना है जा और कभी अपनी सूरत मत दिखाना। मेरे लिए मर चुका है तू। मैं तुझे अपने घर, अपने जीवन, अपने गांव, अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ। इतना कहकर सत्यदेव जी अपने कमरे में चले जाते हैं। मयंक बेसुध सा खड़ा रह जाता है। मैंने मयंक को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो और उसकी पत्नी घर छोड़कर चले गए। दादी माँ अपने अतीत से बाहर आती है और सोने लगती है और ऋषभ की आंखों में दादी माँ की बात सुनकर आंसू बहने लगते हैं। दादी माँ कहती है, बेटा हमारा परिवार बिखर गया, इसलिए तेरे दादाजी मयंक से नफरत करते हैं। ऋषभ दादी माँ का चेहरा अपने हाथों में लेता है और कहता है, दादी माँ मेरी आंखों में देखिए, मैं हूँ उस मयंक और आंचल का बेटा। मैं ही हूँ अपने देवता समान बाप का तिरस्कार करने वाले मयंक का बेटा, जिसने अपने पिताजी के सपनों को, सम्मान को, अधिकार को, मान को, फैसलों को तार तार कर दिया। दादी ऋषभ की आंखों में देखती है और चूमने लग जाती है। मेरा दिल कहता था बेटा कि तू मेरा ही खून है, मेरा ही वंश है। तभी वहां सत्यदेव जी भी आ जाते हैं। ऋषभ खड़ा हो जाता है। सत्यदेव जी बाहर खड़े सब सुन लेते हैं। अंदर आकर पहले गुस्से से ऋषभ को देखते हैं और फिर ऋषभ को सीने से लगा लेते हैं। ऋषभ के दादा दादी उससे लिपट
पड़ जाते हैं और तीनों बहुत रोते हैं। दरवाजे के बाहर खड़े सत्यदेव जी के छोटे बेटे और उनकी पत्नी और विनोद भी देखकर रोने लगते हैं। विनोद दौड़कर ऋषभ के गले लग जाता है। दोनों रोने लगते हैं और रोने के बाद दोनों बहुत ज्यादा खुश होते हैं। विनोद और ऋषभ दोनों भाई भाई हैं, ये सोचकर ही दोनों बहुत खुश हो रहे थे। दोनों मिलकर बहुत सारी बातें करते हैं। अगले दिन ऋषभ अपने डैड को फोन करता है कि डैड, मुझे यहाँ गांव की एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं शादी कर रहा हूँ। आपको आना है तो आ सकते हैं, नहीं आना है तो मत आइए, और फोन पटक देता है। ऋषभ की बात सुनकर मयंक के होश उड़ जाते हैं। मयंक आंचल को आवाज लगाता है और सब बात बता देता है। आंचल ऋषभ की इस बात से बहुत परेशान हो जाती है और कहती है कि उसे शादी के लिए इंडिया के गांव की लड़की ही मिली थी। चलिए जल्दी चलिए, इंडिया चलते हैं और उसे ये सब करने से रोक लेते हैं, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। मयंक, आंचल और अपने छोटे बेटे जय को लेकर इंडिया पहुंचते हैं और ऋषभ से उस गांव का नाम, उस घर का पता पूछते हैं जहां वे रह रहा था। मयंक को अमेरिका गए हुए 27 वर्ष हो चुके थे। उस गांव का नाम सुनते ही मयंक के होश उड़ जाते हैं। उसे गांव आते हुए अपना बचपन याद आने लगता है, लेकिन वे अपने दिमाग को झड़क देता है। विनोद के घर का पता पूछकर जब वे उस घर में पहुंचते हैं जहां ऋषभ था, उस घर को देखते ही मयंक पर बिजलियां गिर जाती हैं। जैसे ही सब अंदर जाते हैं तो वहां सत्यदेव जी और मालती जी ऋषभ को अपने हाथों से खाना खिला रहे थे। मयंक के पैरों तले तो जमीन खिसक जाती है, तारे नजर आ जाते हैं, माथे पर पसीना आ जाता है। ऋषभ की माँ आंचल के भी ऋषभ को अपने दादा दादी जी के बीच देखकर होश उड़ जाते हैं। वे तेजी से ऋषभ के पास आती है और सत्यदेव जी और मालती देवी जी का हाथ ऋषभ को खाना खिलाने से रोक लेती है। तभी ऋषभ गुस्से में खड़ा हो जाता है और अपनी माँ से कहता है, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी को मुझे खाना खिलाने से रोकने की? तभी ऋषभ के डैड उसके पास आते हैं और उसे थप्पड़ जड़ देते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी माँ के साथ ऐसे बात करने की? ऋषभ अपने डैड को पीछे धकेल देता है और कहता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे दादा दादी के साथ ऐसा व्यवहार करने की? ऋषभ के मॉम डैड कहते हैं कि इन लोगों ने हमारे बेटे को बहला फुसलाकर यहीं रोक लिया और अभी से गलत शिक्षा दे रहे हैं, हमारे खिलाफ भड़का रहे हैं। ऋषभ गुस्से में कहता है कि किस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग, जो 27 साल पहले आप यहाँ छोड़कर गए थे? एक पिता के सपनों का मजाक बनाकर गए थे, एक पिता के फैसलों को अपने पैरों तले रौंद कर गए थे, एक पिता के सम्मान का अनादर करके गए थे, एक माँ के अरमानों की बलि चढ़ा कर गए थे, एक माँ के हृदय को छलनी छलनी करके गए थे। उस शिक्षा की बात कर रहे हैं आप लोग? मयंक, आंचल फटी आंखों से खड़े होकर सब सुन रहे थे। उनके पास कोई शब्द न थे। ऋषभ कहता है, हमें कभी अपने घर, अपने माँ पिताजी के बारे में क्यों नहीं बताया आपने? हमारे अपने दादा दादी होते हुए भी हमें लावारिसों की तरह क्यों पाला? जिस भारत माता का आप अपमान करके गए हैं, उसी भारत माता की गोद में आपने जन्म लिया है। इसी खेत के किसान के बदौलत आप जीवित हैं। इसी गाय भैंस वाली की धरती पर आपने अपना बचपन जिया है। इसी धरती पर आप खेले कूदे हैं। मेरा भारत महान। ऋषभ सैल्यूट करके तेज आवाज में कहता है और अपने दादा के आंगन की मिट्टी को अपने माथे पर लगा लेता है और कहता है, मेरी असली पहचान, मैं हूँ इस मिट्टी का जवान। सत्यदेव जी अपनी मूंछों को ऊंचा करते हैं और अपना सीना चौड़ा कर लेते हैं। दादी भी अपने पौधे की बलाइयां लेती हैं। जय भी ऋषभ को सैल्यूट मारता है और अपने दादा दादी और ऋषभ भैया के पास आकर खड़ा हो जाता है। पास में ही खड़े चाचा चाची और विनोद भी खुश हो जाते हैं। मयंक और आंचल की तो आंखें फटी की फटी ही रह जाती हैं। उन्हें बोलने के लिए अब कुछ भी शब्द नहीं मिल रहे थे। बेटी की बातों ने मयंक और आंचल के दिमाग का बंद ताला खोल दिया था। अपने बेटे की बातों पर उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही अमेरिकन ऋषभ है जिसने आंखें ही अमेरिका में खोली हैं। आज उसने माता पिता की आंखें खोल दी थी। अपने बेटे की बातों ने उनका हृदय परिवर्तन कर दिया था। यह यूं भी कह सकते हैं कि बेटे की बगावत ने उन्हें हथियार डालने पर मजबूर कर दिया था। एक औलाद जब अपने माता पिता से दूर चली जाती है, उन माता पिता का दर्द क्या होता है यह उन्हें महसूस हो रहा था। खुद को भारतवासी होकर भारत को छोड़कर अंग्रेज बन जाने का दर्द भी अब महसूस हो रहा था। तभी उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। दोनों वहीं खड़े होकर अपने पश्चाताप की आग में जलने लगे। ऋषभ अपने दादा दादी को अंदर लेकर चला जाता है।
जय भी अंदर चला जाता है। मयंक और आंचल पूरी रात आंगन में ही बैठे रहते हैं। अगली सुबह सब बाहर आते हैं, मयंक और आंचल को देखते हैं। मयंक और आंचल देखते ही सत्यदेव जी और मालती देवी जी के पैरों में गिर जाते हैं और माफी मांगते हैं। मयंक को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था। उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। सत्यदेव जी माफ नहीं करते, लेकिन मालती जी के कहने पर उन्हें माफ कर देते हैं। ऋषभ अपने मॉम डैड से कहता है कि मैं यहीं शादी करके अपने दादाजी और दादी माँ के पास रहूंगा, आप जाइए अपने विदेश अमेरिका। मयंक रोने लगता है, कहता है मैंने अपना सारा जीवन गोरों के बीच गंवा दिया। अब मुझे अपने देश की हवा में सांस लेनी है, अपने गांव की मिट्टी में नहाना है, पिताजी का अधूरा सपना पूरा करना है। पिताजी का हर फैसला सर आंखों पर। मयंक ने अमेरिका में बहुत पैसा कमा लिया था। अब मयंक अपने पिताजी की खरीदी हुई जमीन पर अस्पताल बनाता है, वो भी हर फैसिलिटीज के साथ। अब वे सब गांव वालों की फ्री में सेवा करता है। आंचल भी अब पूरी तरह से बदल जाती है। आंचल भी अपने सास ससुर की सेवा करने लगती है। ऋषभ भी एक गांव की ही लड़की से शादी कर लेता है और पूरा परिवार एक हो जाता है। सत्यदेव जी अपना पूरा परिवार एक साथ देखकर अपनी मूछें ऊंची करते हैं और अपना सीना चौड़ा करते हैं। तभी ऋषभ आकर दादाजी के सीने से लग जाता है। फिर मयंक भी अपने पिताजी के सीने से लग जाता है। जय भी कहाँ पीछे रहने वाला था, वो भी दौड़कर अपने दादाजी के सीने से लग जाता है। मालती देवी और बाकी सब लोग देखकर बहुत खुश हो जाते हैं। भारतवासी दुनिया के चाहे किसी भी कोने में रह ले, लेकिन अपने देश की मिट्टी उन्हें अपनी ओर खींच ही लाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो चलेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम एक अच्छी सी कहानी के साथ। टिल देन बाय बाय।